आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म यानी संघवाद। तो संघवाद में हम लोग संघीय व्यवस्था कैसे चलती है वो हम लोगों ने देखा। इसके अंतर्गत हमें यह देखने को मिला कि केंद्र सरकार जो है वो सबसे ऊपर होती है यानी उच्च पद पर होती है। ऊर्ध्वाधर वितरण के तहत केंद्र सरकार सबसे ऊपर, फिर इसके बाद हमें राज्य सरकार देखने को मिलता है और इसके पश्चात लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं, अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 1947 से पहले और 1947 के बाद किस प्रकार से आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। भाषा के आधार पर राज्य का निर्धारण 1947 के बाद यह एक चैलेंज के तौर पर था कि भाषा के आधार पर हम लोग राज्य का निर्धारण अगर करते हैं तो राष्ट्र कई हिस्सों में टूट सकता है। और यहीं हमें 1947 से पहले देखने को मिलता था कि उस समय में अंग्रेजों के समय काल में अंग्रेज शासन के प्रशासन के मुताबिक ही प्रांत निर्धारित करते थे, प्रांत या राज्य निर्धारित करते थे। तो नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्य की सीमाएं बदली। अर्थात 1950 के दशक में हमें यह देखने को मिला कि नए नए राज्य को बनाने के लिए कई ऐसे राज्य थे जिनकी सीमाओं को बदला गया था, उनके नाम तक बदले गए थे। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। जैसे इनमें आपको नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। तो इनमें उसके अलावा कहा जा रहा भाषा के अलावा भी वहाँ की संस्कृति का ध्यान रखकर, वहाँ की भौगोलिक दशाओं को देखते हुए, जातीयता को देखते हुए, जैसे इसमें से आपको नागालैंड देखने को मिलता है, नागा ट्राइबल्स को देखते हुए बनाया गया था। और उत्तराखंड आपको भौगोलिक दशाओं को देखते हुए इनको उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। और झारखंड भी आपको देखने को मिलता है, जातीयता के आधार पर इसे बांटा गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन से देश टूटने का डर था। तो इस 1950 के समय में आपको यह देखने को मिलता है कि भाषा के आधार पर जो केंद्र सरकार है वह नहीं चाहती थी कि राज्यों को बांटा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार को ऐसा प्रतीत होता था कि अगर भाषा के आधार पर हम लोग देश में राज्यों को बांटते हैं तो यह देश टूटने का डर पैदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाषा के आधार पर राज्य जब बांटे गए फिर भी हमारा जो देश है वह मजबूती से खड़ा रहा। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। अब कहा जा रहा है कि प्रशासन यानी आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है वह उस राज्य में पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया। इसका कारण यही है कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग जब एक राज्य में रहते हैं तो वहाँ पर जो प्रशासन है वह सुगम हो ही जाती है। अब इस मैप में जैसे कि आपको देखने को मिल रहा कई ऐसे राज्य हैं जो कि आगे चल करके बांटे गए। जैसे बिहार को सन 2000 ईस्वी में बांटा गया और बिहार से निकलकर झारखंड आ गया, उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड, यहीं महाराष्ट्र से गुजरात, यह दोनों अलग हो गया आपको देखने को मिलता है। फिर आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग हुआ। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। अब आ जाते हैं हम लोग भाषा नीति के ऊपर। तो भाषा नीति के आधार पर भारत के अंतर्गत
जैसा कि आपको श्रीलंका का एग्जाम्पल से देखने को मिला, श्रीलंका में वहाँ पर के जो बहुसंख्यक लोग थे उन्होंने अपने भाषा को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया था। तो अब यहाँ पर भाषा नीति को लेकर के भी यह सवाल उठता है कि राष्ट्रभाषा किसे रखा जाए। तो सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी हमें देखने को मिलता है कि भारत में 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। तो यह भी हमें देखने को मिलता है कि यह बहुसंख्यक लोगों के पास लोगों की मातृभाषा तो हिंदी नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक होने के लिए 50% से अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए। अब यहाँ बाकी जो 60% लोग हमें देखने को मिल रहे हैं उनकी मातृभाषा कुछ और है, इसलिए सबको संरक्षण दिया गया, सबको समान मान सम्मान दिया गया। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। अब कहा जा रहा संविधान के अंतर्गत हमें यह देखने को मिलता है हिंदी के अलावा, यानी हिंदी और उसके अलावा 21 भाषा ऐसे हैं जिसे अनुसूचित भाषा के अंतर्गत रखा गया है, यानी कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज। राज्यों की और इसमें कहा जा रहा है केंद्र सरकार की जितनी भी आपको पद देखने को मिलती है, जितने भी आपको सरकारी नौकरी देखने को मिलती है, इन सभी पर उम्मीदवार अपने अपने भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, मतलब अब जो राज्य यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, जो आपको अलग अलग राज्य देखने को मिलते हैं, उनकी भी अपनी एक अलग राजभाषा निर्धारित की गई, और इसी राजभाषा से ही आपको देखने को मिलता है उस राज्य के अंतर्गत कार्य होते हैं। आपको जो कार्यालय के कार्य देखने को मिलते हैं वो सभी इन्हीं भाषा पर, राजभाषा पर होती है। फिर 8वीं अनुसूची के तहत जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं उनको अब देखते हैं। इनमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें पहला असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, वोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली देखने को मिलता है। इनमें से अगर बात करें कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो इसमें आपको असमिया देखने को मिलता है, आसाम में बोला जाता है, बांग्ला आपको बंगाल में देखने को मिलता है, गुजराती जो है गुजरात में, हिंदी आपको पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलता है, सभी जगहों पर हिंदी बोली जाती है। और इसके अलावा कन्नड़ आपको कर्नाटक के अंतर्गत देखने को मिलता है, कश्मीरी आपको कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलता है, कोंकणी आपको गोवा और महाराष्ट्र के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आपको कोंकणी बोलते हुए लोग दिखाई देते हैं। इसके अलावा मलयालम आपको कुछ कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद मणिपुरी आपको मणिपुर में देखने को मिलता है, और इसके अलावा मराठी आपको महाराष्ट्र के अंतर्गत बोलते हुए देखने को मिलेंगे। और नेपाली यानी नेपाली जो भाषा है, यह आपको नेपाल के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं जैसे बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। उड़िया आपको उड़ीसा में, फिर पंजाब में पंजाबी, तो संस्कृत
कहा जाता है, ना के बराबर अभी देखने को मिलता है भारत के अंतर्गत। सिंधी आपको यहाँ पंजाब और हरियाणा, पंजाब में आपको देखने को मिलता है। तमिल आपको तमिलनाडु में, तेलुगु आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। उर्दू भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर अभी भी देख बोले जाते हैं। वोडो जो है, वोडो आपको आसाम में देखने को मिलता है। संथाली यह हमें झारखंड में देखने को मिलता है। डोगरी, डोगरी हमें जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और मैथिली जो है, मैथिली बिहार में आपको बोलते हुए लोग दिखाई देते हैं। अब भाषा नीति के तहत श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। अब कहा जा रहा है, श्रीलंका में जैसा हमें देखने को मिला कि श्रीलंका में एक राष्ट्रभाषा जैसे घोषित किया गया था, भारत ने वैसा नहीं किया। भारत ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने से पहले काफ़ी सावधानियां बरती। सबसे पहले उन्होंने 1965 तक में सरकारी कामकाज जो होते हैं उनमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद किया जाना चाहिए, ऐसा फैसला लिया। लेकिन जैसे ही गैर हिंदी भाषा के जो क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, उन्होंने मांग की कि अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए, तो उस क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा गया। वहीं तमिलनाडु ने तो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप भी ले लिया था। उन्होंने जब हिंदी राष्ट्रभाषा की बात चल रही थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर अपनाया जाना चाहिए, तो तमिल के लोगों ने इस पर काफ़ी उग्र प्रदर्शन भी किया था कि राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी नहीं होना चाहिए, वो तमिल होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी मांग थी, अपनी अपनी भाषा से रिलेटेड। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अब कहा जाता है, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी राजकीय कामों, यानी जो आपको कार्यालयों में काम काज करते हुए देखने को मिलते हैं, इनमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी इंक्लूड किया। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां कोई और भाषा बोलते हैं। अब कहा जा रहा है, राजभाषा के रूप में हिंदी को तो बढ़ावा दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा कि राज्य हिंदी भाषा को अपने राजभाषा के रूप में अपनाए। लेकिन इसके अलावा भी कहा जा रहा, उन राज्यों पर यह तो संभव ही नहीं है जहां हिंदी बोली ही नहीं जाती है, हिंदी भाषा का उपयोग ही नहीं किया जाता है। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। अर्थात भारतीय जो राजनेता हैं, इन्होंने काफ़ी रिलैक्सेशन देते हुए, यानी लचीला रुख अपनाया कि अगर आप सक्षम हैं तो हिंदी भाषा को अपना लें, वरना आप अपने भाषा को भी राजभाषा के तौर पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में जो भाषा की विविधता है वो किस प्रकार की है। तो भारत में आपको नॉर्मली आपको देखने को मिलता है कि 2011 के जनगणना के तहत
भारत में 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाएं मातृभाषा के तौर पर लोगों ने दर्ज करवाई थी। अर्थात 1300 से अधिक मातृभाषा भारत के लोगों की थी। यह 2011 के जनगणना के मुताबिक है। अब इसमें से कहा जाता है इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। अर्थात बात करें अगर जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ऐसे जो भाषाएं हैं इनको एक समूह के अंतर्गत, एक जैसे हिंदी भाषा है तो उसके अंतर्गत एक समूह के अंतर्गत इसे इंक्लूड कर लिया जाता है। और इसके बाद भी आपको देखने को मिलता है कि 121 प्रमुख भाषाएं पाई जाती हैं। भारत में हमें 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। अब कहा जा रहा 22 हमारी जो भारतीय संविधान के मुताबिक 8वीं अनुसूची में रखा गया है, इसे अनुसूचित भाषाएं या शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। बाकी को गैर अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। भारत के हिसाब से भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। यह तो है ही कि भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है भाषा के आधार पर। सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। अब हम एक सूची देखने वाले हैं जिसके तहत आपको देखने को मिलेगा कि कौन से लोग हैं जिनकी कितनी मतलब कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी मातृभाषा भाषा के आधार पर हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अर्थात कहा जा रहा है 50% से भी कम हमें यह देखने को मिलता है कि 44% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। अगर दूसरी तीसरी भाषा के तौर पर भी हिंदी जानने वाले की संख्या जोड़ ली जाए तो भी 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। अब कहा जा रहा है क्या अगर जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी मातृभाषा तो हिंदी नहीं है लेकिन उसे हिंदी बोलने आती है या उनकी सेकेंडरी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, अगर यह भी देखें तब भी 50% से कम ही होगा। अंग्रेजी सिर्फ कहा जा रहा है 0.02% लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। मतलब अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी भी अगर सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर भी 11% से अधिक नहीं है। इस सूची को अब गौर से देखते हैं तो अब देखने को मिल रहा है कि असमिया जो है वो आपको 1.26% लोग आपको देखने को मिल रहे हैं कि ये बोलते हैं। बांग्ला 8.03%, बोडो 0.12%, डोगरी 0.21%, गुजराती 4.58%, हिंदी 43.63%, वहीं कन्नड़ की बात करें तो 3.61%, कश्मीरी 0.56%, कोंकणी 0.19%, मैथिली 1.12%, मलयालम 2.88%,
मणिपुरी 0.15%, मराठी 6.86%, नेपाली 0.24%, उड़िया 3.10%। तो वहीं पंजाबी 2.74%। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत ना के बराबर बोला जाता है। संथाली 0.61%, सिंधी 0.23%, तमिल 5.70%, तेलुगु 6.70%, उर्दू 4.19%। तो इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसे दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। अर्थात हमें यह देखने को मिलता है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर वह बंगला भाषा बोल रहा है तो हो सकता है उसके आसपास में, जैसे बंगाल की ही बात करें, अगर कोई व्यक्ति बंगाल में रह रहा है तो उसके आसपास में हमें यह देखने को मिलते हैं कि उड़ीसा जो उसके नेबर राज्य हैं, जो उनके पड़ोसी राज्य हैं, उनसे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है उनका कुछ टच होता है, या तो वो उड़िया जो भाषा है उड़िया वो सीख लेते हैं। तो इन तरह की दो पहचानों के साथ आसानी से रहते हैं भारत के अंतर्गत। ये विवाद सुखद तो नहीं, उतने बूटे भी नहीं कहे जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये अब सुखद तो नहीं है लेकिन इसे बुरा भी नहीं कह सकते हैं, यहाँ बुरा होगा। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अब कहा जा रहा है कि भाषावार जो राज्य होते हैं, जो अलग अलग आपको राज्य देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग भाषा के आधार पर हैं, तो इन्होंने एक भयावह स्थिति यानी जो खतरनाक स्थिति होने वाली थी उससे तो बचा लिया है। फिर अगर तेलुगु मराठी जैसे भाषा बोलने वाले की भावनाओं का ख्याल न रखा गया तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती कि एक भाषा 14-15 राष्ट्र। तो अब कहा जा रहा है कि अगर भारत के अंतर्गत हम यह देखें, भारत में अगर राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित कर दी जाती या किसी अन्य भाषा को भी रखें, जैसे अगर तमिल को ही घोषित कर ली जाती, तो हमें यह देखने को मिलता है कि आंतरिक युद्ध होना शुरू हो जाता है भारत के अंतर्गत राष्ट्रभाषा से रिलेटेड। क्योंकि जो अन्य भाषा बोलने वाले, जिनकी अन्य मातृभाषा है, वो लोग नाखुश हो जाते इस फैसले के साथ और वह अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग भी करते हैं। तो इस तरह से जो भारत देश है वह कई हिस्सों में बढ़ जाता अगर इनका ख्याल नहीं रखा जाता तो। अब केंद्र राज्य संबंध को देखते हैं कि केंद्र सरकार जो होती है और राज्य सरकार के बीच आखिरकार किस प्रकार का संबंध होता है जो इनमें सत्ता की साझेदारी को प्रोत्साहन देता है। तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक पार्टी ही केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। अब कहा जा रहा है काफी समय भारत में हमें यह देखने को मिला है कि आज़ादी के पश्चात एक ही पार्टी का केंद्र में भी और राज्य में भी शासन रहा है। तो राज्य सरकारों को अपनी जो अधिकार हैं उनका उपयोग करने का मौका नहीं मिला।
1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत भी थी। किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अन्य पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति भी पनपी। अब कहा जा रहा 1990 से पहले तो हमें यह देखने को मिला केंद्र और राज्य में एक ही सरकार शासन करती रही, जिसके कारण जो राज्य सरकार हैं या स्थानीय सरकार हैं उन्हें यह मौका नहीं मिला कि वह किस प्रकार वह अपना अधिकार जो है, उनका मुख्य जो अधिकार है उनको नहीं मिल पाया। लेकिन 1990 के बाद यह स्थिति तो रही नहीं। 1990 के पश्चात क्षेत्रीय दल जो थे उनका उदय हुआ और केंद्र सरकार को भी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की सरकार की शुरुआत करनी पड़ी। और कहा जा रहा है लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, यानी किसी भी एक दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, बहुमत का अर्थ होता है अगर 50% से अधिक उन्हें अगर नहीं मिलता है, उन्हें लोकसभा में सीटें नहीं मिलती है, तो इस स्थिति में पार्टी गठबंधन करती है किसी अन्य पार्टी के साथ, जिससे कि वह सरकार का गठन कर सके, सरकार बनाने में सक्षम हो सके। तो इस स्थिति में क्षेत्रीय दल जब उनके साथ मिलते हैं तो क्षेत्रीय दल का भी कुछ अधिकार होता है, जिससे कि वह अपने बात को सरकार के पास मनवा सकती है। फिर इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला आया, जिसके तहत कि केंद्र सरकार द्वारा जो मनमाने ढंग से आपको 1990 से पहले आपको देखने को मिलते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार अगर उनकी बातों को नहीं मानती है, उनके राज्य सरकार के अपने बातों को रखने में सक्षम रहती है, तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा भंग कर दिया जाता है, अर्थात वहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो इस स्थिति को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बल दिया गया कि केंद्र सरकार अब मनमाने ढंग से यह कार्य नहीं कर सकती है। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होती गई।